Hello everyone. We have started our first topic on the previous lecture, हॉस्पिटल फार्मेसी. ठीक है, ये उसी का नेक्स्ट पार्ट है आपका. पहले आपका टॉपिक जो हो गया, अभी नेक्स्ट टॉपिक है आपका वर्कलोड रिक्वायरमेंट्स. इन द प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव स्टडीड अबाउट द हॉस्पिटल जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द हॉस्पिटल फार्मेसी. हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में. उसी की उसमें हमें वर्कलोड नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वर्कलोड रिक्वायरमेंट्स. अब वर्कलोड रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं, वर्कलोड क्या क्या होता है, जो फार्मासिस्ट है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है, उनका वर्कलोड क्या होता है. तो वर्कलोड से हम क्या समझते हैं, वर्कलोड फार्मासिस्ट वर्कलोड को क्या बोल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वर्क कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रोफेशनल. इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. प्रोफेशनल वर्कलोड इज अ प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ठीक है, वर्कलोड क्या होता है, जो अगर हम हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की बात करें तो उसकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती हैं. और क्या बोल सकते हैं इसको हम, दूसरा इसमें वर्क कैरेक्टरिस्टिक्स, कि किस टाइप का वर्क है, क्या है वर्क का कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या है वर्क कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और वर्क कैरेक्टरिस्टिक्स आपका किसमें आता है, वर्कलोड में आता है. अब क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, तो वर्क कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आता है आपका, इसमें वर्क कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें क्या क्या आएगा आपका, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं इसमें. तो सबसे पहला आपका ऐसे वर्क कैरेक्टरिस्टिक्स में, ठीक है, इसमें क्या होगा, आवर्स वर्कड पर वीक, एक हफ्ते में कितने घंटे काम किया है. ठीक है, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका. दूसरा हो जाएगा द प्रोपोर्शन ऑफ टाइम वर्कड एज इन द फार्मेसी डिपार्टमेंट, की कितने टाइम में कितना वर्क परफॉर्म किया है. तो ये आपका नेक्स्ट हो जाएगा इसमें. और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं इसके. थर्ड है इसका द प्रोपोर्शन ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस. ठीक है, थर्ड हो जाएगा आपका द प्रोपोर्शन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन डिस्पेंस्ड, कि कितना प्रिस्क्रिप्शन का कितना प्रोपोर्शन डिस्पेंस्ड हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट इसमें और क्या क्या हो सकता है इसमें वर्क कैरेक्टरिस्टिक्स में, उनका नंबर एंड टाइप ऑफ इंटरेक्शंस. ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया द नंबर एंड टाइप ऑफ इंटरेक्शंस फार्मासिस्ट हैव विद अदर ऑन अ टिपिकल डे. एक दिन में जो फार्मासिस्ट है वो उसके कितने इंटरेक्शंस हुए हैं. तो ये क्या हो गया इसका, ये सारा क्या है आपका वर्क कैरेक्टरिस्टिक्स है, कि फार्मासिस्ट जो है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है, वो क्या जो वर्क कर रहा है, उसका वर्कलोड क्या होता है. तो अकॉर्डिंग टू वर्कलोड की हम अगर बात करें, अकॉर्डिंग टू वर्कलोड क्या होता है इसमें, जो मैन पावर प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ हॉस्पिटल. अगर हम हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के वर्कलोड की बात करें तो अकॉर्डिंग टू वर्कलोड क्या होता है, मैन पावर प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ हॉस्पिटल, कि हॉस्पिटल का साइज कितना है उसमें कितने मैन पावर की है. मतलब ये हो गया कि अगर हॉस्पिटल का साइज ज़्यादा है, ज़्यादा बेड वाला हॉस्पिटल है, मीन्स हमें मैन पावर की भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी. फॉर एग्जाम्पल इसमें नंबर ऑफ फार्मासिस्ट, या फिर हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड फॉर हॉस्पिटल proportional to number of prescription received and dispensed. ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें, जो मैन पावर है वो साइज, ये पता है हमें कि जो जितना बड़ा हॉस्पिटल उतनी आपकी मैन पावर की जरूरत पड़ेगी. और जितने नंबर ऑफ फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड फॉर हॉस्पिटल के लिए कितने फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट है, वो किसके प्रोपोर्शन होता है, नंबर ऑफ प्रिस्क्रिप्शन रिसीव्ड एंड डिस्पेंस्ड, कि उस हॉस्पिटल में कितने प्रिस्क्रिप्शंस आ रहे हैं और कितने डिस्पेंस्ड हो रहे हैं, उसके बेस पे हम नंबर ऑफ फार्मासिस्ट को अपॉइंट करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल हम बात करें यहाँ पर 100 बेड के लिए, 100 बेड हॉस्पिटल, सपोज 100 बेड हॉस्पिटल है, तो क्या होगा इसमें कितने फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, 5 फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ, 5 फार्मासिस्ट. ठीक है, और इसमें हम इसका डाटा ले लें, अप टू 50 बेड्स की बात करें इसमें हम, अप टू 50 बेड्स 3 फार्मासिस्ट की, 3 फार्मासिस्ट. देन अप टू 100 बेड्स ये आपके हो जाएंगे 5 फार्मासिस्ट हो जाएंगे. हमने ऊपर पढ़ा है, हमने एक कॉमन ले लिया इसमें, बाकी ये पूरा डाटा है इसमें 100 बेड. अब अप टू 200 बेड की हम बात करें तो 8 फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है इसमें. ठीक है, और अप टू 300 बेड्स की बात करें तो 10 फार्मासिस्ट की इसमें रिक्वायरमेंट होगी. और अप टू 500 बेड्स होंगे तो इसमें 15 फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी. तो इस तरह से हम फार्मासिस्ट को इसमें वर्कलोड देते हैं. इस वर्कलोड के बेसिस पे हम फार्मासिस्ट को अपॉइंट करते हैं हॉस्पिटल में. इसे ने पढ़ा था इसमें प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ये तो हो गया वर्कलोड कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया आपकी. और हम प्रोफेशनल रिलेशनशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें जिसमें आपकी क्या आ जाएंगी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, जैसे कि मेडिकेशन है, इसमें मेडिकेशन करना, डिस्पेंसिंग करना, ये आपका इसी में आ जाएगा. और इसमें कंसल्टेशन
कंसल्टेशन, ठीक है। बिजनेस मैनेजमेंट आ जाएगा इसमें, बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये इसमें जो वर्कलोड में आपका, ये तो वर्क कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। और प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें तो इसमें आपका मेडिकेशन आ जाएगा, डिस्पेंसिंग आ जाएगा, कंसल्टेशन आ जाएगा, बिजनेस मैनेजमेंट आ जाएगा। ये सारी इसमें प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। अगर डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट के बीच में अगर कम्युनिकेशन पुअर है तो इसमें कई सारी मेडिकेशन एरर होने के चांसेस होते हैं। तो जो आपका डॉक्टर्स हैं आपके और जो फार्मासिस्ट हैं उनके बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर उनके बीच में अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है तो इसमें मेडिकेशन एरर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। नाउ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट क्या होता है? जैसे कि मैंने बताया कि अगर डॉक्टर्स के और फार्मासिस्ट के बीच में, या और जो आपके मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं और हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के बीच में अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो मेडिकेशन एरर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये क्या है, पूरा एक टीम वर्क है। तो टीम को प्रॉपर तरीके से आपस में कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका इसमें जो प्रॉपर तरीके से जो पेशेंट केयर होती है, इसमें प्रॉपर मेडिकेशंस होता है, तो उसके लिए कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट वो शुड बी प्रॉपर होना चाहिए। इसमें क्या होता है, आपके जो इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन होता है, इसमें इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए। इसमें किस तरह से बिटवीन कई सारे जो और फार्मेसी डिपार्टमेंट जो है ही इसका हॉस्पिटल का, बाकी जो और भी डिपार्टमेंट्स है उसके साथ में प्रॉपर इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन होना चाहिए। क्योंकि एक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट को बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। हॉस्पिटल जो पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर जो एक हॉस्पिटल फार्मेसी एक अलग से एक डिपार्टमेंट है, तो उसको अपना प्रॉपर वर्क करने के लिए जो और सारे डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ में प्रॉपर कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। अब ये किससे आपका पॉसिबल है कि आपका गुड इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। देयर शुड बी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, ठीक है। इसमें गुड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, उससे आपका डिपार्टमेंटल इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन प्रॉपर होता है, ठीक है। और इसके क्या क्या हो सकता है, इसमें जो हम रिलेशनशिप है इनकी, उनसे जो कोऑर्डिनेशन है उससे क्या क्या हो सकता है। कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स द अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ डे टू डे नेसेसिटीज़। भाई डे टू डे क्या क्या नेसेसिटीज़ हो रही है, तो अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा, कम्युनिकेशन होगा, तो उससे उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसकी अवेलेबिलिटी का पता लगेगा। डे टू डे क्या क्या नेसेसिटीज़ डेवलप हो रही है, क्या क्या इसमें एरर आ रहे हैं, क्या क्या डिफिशियंसीज आ रही हैं, उसका हमें पता लगेगा इसमें। नेक्स्ट इसमें और किस तरह से इंटर पर्सनल रिलेशनशिप होनी चाहिए। जो फार्मासिस्ट है, ठीक है, जो फार्मासिस्ट है उसको हमेशा जो फिजिशियन जो ऑर्डर दे रहा है, जो प्रिस्क्रिप्शन कर रहा है, उसको हमेशा चेक करना है और पेशेंट हिस्ट्री को एक बार देखना है, एक बार बिफोर उसको जो उसकी डिस्पेंसिंग करने से पहले, कंपाउंडिंग करने से पहले ये सारी चीज़ें उसको चेक करनी होती है, ठीक है। या कोई डाउट हो तो अगर इसमें भी अगर कोई डाउट हो रहा है तो ही और शी शुड कंसल्ट द डॉक्टर, ठीक है। इस तरह से प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। जब वाइल प्रिस्क्राइबिंग, जब फिजिशियंस जब भी कोई प्रिस्क्रिप्शन हो रहा है तो फिजिशियन को भी क्या होना चाहिए कि उसकी जो पेशेंट है उसकी एज है या कोई हिस्ट्री है, डायग्नोसिस है, वो प्रॉपर उसमें मेंशन करना चाहिए। जब फार्मासिस्ट जब हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जब जो मेडिसिन है उसको डिस्पेंस कर रहा है, दे रहा है, तो उससे पहले उसको पूरी तरीके से उसको चेक करना चाहिए। जो भी फिजिशियन जो भी ऑर्डर दिया है, वो पेशेंट की हिस्ट्री है, जो भी उसके डायग्नोसिस है, जो भी उसके वाइटल्स है, वो उसको प्रॉपर चेक करके ही उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है उसका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए और उसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं कि क्यों उसको रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जीपीपी। जीपीपी पढ़ने से पहले हमको फार्मेसी प्रैक्टिस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। गुड फार्मेसी प्रैक्टिसेस क्या होती है उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फार्मेसी प्रैक्टिस क्या होती है। फार्मेसी प्रैक्टिस क्या होता है। फार्मेसी प्रैक्टिस क्या होता है, एक नॉलेज बेस्ड एग्जीक्यूशन होता है कि आपकी नॉलेज के बेस पे आप किस तरह से अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, किस तरह से डिस्पेंसिंग कर रहे हैं, किस तरह से कंपाउंडिंग कर रहे हैं, किस तरह से पेशेंट केयर कर रहे हैं। तो आपकी नॉलेज के बेस पे वो उसको किस तरह से प्रैक्टिस में लेके आ रहे हैं। तो उसको अगर हम डिफाइन करें फार्मेसी प्रैक्टिस को, तो अगर हम फार्मेसी प्रैक्टिस को डिफाइन करें तो किस तरह से डिफाइन करेंगे। इट इज़ अ नॉलेज बेस्ड एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन बाय qualified registered pharmacist to ensure safe, effective, rational and cost effective medications। क्या होता है कि आपकी नॉलेज के बेस पर किस तरह से जो आपको प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है, जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं, आपके क्वालिफाइड रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं, वो किस तरह से उस प्रिस्क्रिप्शन को इफेक्टिव वे में रेशनल और कॉस्ट इफेक्टिव उसको यूज़ करके एक रेशनल इफेक्टिव और कॉस्ट इफेक्टिव रेशनल एंड कॉस्ट इफेक्टिव मेडिकेशंस उसको कैसे प्रोवाइड करें। वो किस तरह से होता है ये इसमें बाय द विथ सुटेबल कम्युनिकेशन। ये किससे होगा, बाय सुटेबल कम्युनिकेशन विद द मेडिकल एंड पैरामेडिकल स्टाफ ऑफ द हॉस्पिटल। ये सारा किस तरह से फार्मेसी प्रैक्टिस किस तरह से होती है,
जो मेडिकल है और पैरामेडिकल स्टाफ होता है उसके साथ में प्रॉपर कम्युनिकेशन करके ये आपका फार्मेसी प्रैक्टिस इसमें चलती है। अब प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी मीन्स क्या होता है? प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी, इसका मतलब क्या होता है? ऑफ फार्मेसी मीन्स, प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होगा इंटरप्रिटेशन करना, इवैल्यूएशन करना एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेडिकल ऑर्डर्स, डिस्पेंसिंग ऑफ प्रेस्क्रिप्शन और ड्रग ऑर्डर्स। इनका क्या करना है? इंटरप्रिटेशन करना, इवैल्यूएशन करना और उसका इम्प्लीमेंटेशन करना। ये आपका किसमें आ जाता है? प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी में आ जाता है। तो पार्टी जो जिसमें आपका जो ड्रग है या फिर डिवाइस सिलेक्शन या ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें आपका पूरी तरह से जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है उसका पूरी तरह से पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी में आ जाएगा। अब आपका आता है इसमें जीपीपी। अब गुड फार्मेसी प्रैक्टिसेस क्या होते हैं? जीपीपी, ठीक है। गुड फार्मेसी प्रैक्टिसेस मींस क्या होता है? तो इसमें क्या होगा? प्रोविजन, इसमें कुछ प्रोविजंस होते हैं। जीपीपी क्या होता है? गुड फार्मेसी प्रैक्टिस मतलब जो फार्मेसी प्रैक्टिस है उसको अच्छी तरीके से करना, उसको पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना है। तो इसके अंदर में कुछ प्रोविजंस होते हैं। क्या क्या प्रोविजंस होंगे इसमें? प्रोविजंस ऑफ पेशेंट काउंसलिंग का प्रोविजन होगा इसमें। प्रोवाइडिंग फार्मास्यूटिकल केयर इन ऑल एरियाज ऑफ पेशेंट केयर के जितने भी आपके फार्मास्यूटिकल एरियाज हैं आपके, उसमें आप प्रॉपर फार्मास्यूटिकल केयर प्रोवाइड करना है इसमें। ठीक है, और इसमें क्या हो सकता है आपका? प्राइमरी, इसमें आपका प्राइमरी केयर आती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है इसमें। रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर कंपाउंडिंग एंड लेबलिंग ऑफ ड्रग, रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर कंपाउंडिंग एंड लेबलिंग ऑफ ड्रग्स, फॉर कंपाउंडिंग एंड लेबलिंग ऑफ ड्रग्स। ठीक है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर इसमें फॉलो की जा रही है कि नहीं इसमें। ठीक है, तो ये आपके किस में आ जाएंगे? जीपी, गुड फार्मेसी प्रैक्टिसेस में आ जाएंगे। आपकी गुड फार्मेसी प्रैक्टिसेस में आपके ये तीनों इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। अब इसमें कुछ की फंक्शंस होते हैं, कुछ एलिमेंट्स है फार्मेसी प्रैक्टिस के, आपके कुछ की फंक्शंस हैं इसके। देयरफॉर यहाँ पर क्या है? कुछ की फंक्शंस है। की फंक्शंस ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस के कुछ की फंक्शंस होते हैं। वो क्या होंगे आपके इसमें पहला इसमें है अटेंडिंग एंड डिस्पेंसिंग प्रेस्क्रिप्शन, ठीक है, ये क्या होता है? कुछ की फंक्शंस है। इसमें क्या होता है? अटेंडिंग एंड डिस्पेंसिंग प्रिस्क्रिप्शन की जो प्रिस्क्रिप्शन आ रहा है आपका, डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है उसको अटेंड करना, उसको लेना, उसको पहले देखना प्रॉपर, उसको अच्छी तरह से उसको इवेल्युएट करना, देन डिस्पेंसिंग। ठीक है, उस प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग जो मेडिसिन है उसको क्या करना है? डिस्पेंस करना है। दूसरा इसमें आपका आ जाएगा पेशेंट काउंसलिंग। ठीक है, पेशेंट के साथ में काउंसलिंग करना, प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग करना पेशेंट के साथ में। देन ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर। ठीक है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के पास में एक ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर होना चाहिए कि ड्रग्स रिलेटेड कोई भी उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए जिस भी पेशेंट को या नॉर्मल पर्सन को, तो वो वहाँ पर आके पूछ सके। देन उसके बाद में आपका आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में क्या होगा? आपका नए इन्वेंशंस जो होते हैं, आपके नई रिसर्चेज आती है, उसको किस तरह से मैनेज करना है आपको। अब आपका इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन होता है, एक इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल। ठीक है, इन्होंने क्या किया है? एक स्टैंडर्ड डेवलप किया है। जो आपका इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन है उन्होंने क्या किया है? एक स्टैंडर्ड डेवलप किया है। किसके अंडर में आएगा? आपका गुड फार्मेसी डेवलप अ स्टैंडर्ड। क्या किया उन्होंने? एक स्टैंडर्ड डेवलप अ स्टैंडर्ड जो किसके अंडर में आएगा? आपका जो आपका गुड फार्मेसी प्रैक्टिसेस के अंडर में आता है। अब हमारा जो जीपीपी है उसका मिशन क्या है? मिशन ऑफ जीपीपी का मिशन क्या है इसमें? तो टू प्रोवाइड मेडिकेशन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, टू प्रोवाइड medications and health care products and services to people and
ठीक है। अब जीपीपी का मिशन क्या होता है इसमें, गुड फार्मेसी प्रैक्टिसेस का, टू प्रोवाइड मेडिकेशंस एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू पीपल एंड सोसाइटी टू अचीव गुड आउटकम। ठीक है, क्या करना है इसमें, जो आपके जो हेल्थ पीपल्स होते हैं उनको प्रॉपर मेडिकेशंस और हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करना है गुड आउटकम्स को अचीव करने के लिए। तो ये आपका जीपीपी का मिशन होता है, गुड फार्मेसी प्रैक्टिसेस का मिशन होता है इसमें। रिक्वायरमेंट्स ऑफ जीपीपी, रिक्वायरमेंट्स, नेक्स्ट आपका रिक्वायरमेंट्स ऑफ जीपीपी। जीपीपी की रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, जीपीपी की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं इसमें। ठीक है, तो फार्मासिस्ट की पहली प्रायोरिटी जो होती है आपकी फार्मासिस्ट, ठीक है, कोई भी फार्मासिस्ट है आपका, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है सपोज आपका, तो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है, सबसे पहले वेलफेयर ऑफ द पेशेंट। क्या होती है इसकी, वेलफेयर ऑफ द पेशेंट। हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं कि जो आपको गुड फार्मेसी प्रैक्टिसेस है उसकी एक्चुअल में रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो भैया पता है कि जो भी हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होता है उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी, जो फर्स्ट उसका क्या बोल सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो क्या होती है, वेलफेयर ऑफ द पेशेंट। ठीक है, अब इसके वेलफेयर के लिए पता, जो फार्मासिस्ट है उसको क्या करना है, शुड सप्लाई द मेडिकेशन, जो मेडिकेशन सप्लाई कर रहा है वो, और जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स है उसको मॉनिटर करना है, उसकी क्वालिटी को एश्योर करना है। तो नेक्स्ट क्या होता है आपका, जो भी फार्मासिस्ट है वो क्या करता है आपका, सप्लाई करता है मेडिसिन की, सप्लाई मेडिकेशंस, मेडिकेशंस की सप्लाई जो कर रहा है आपकी, और जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं, जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं, उनकी क्या करना है, इट एश्योर द, उनकी क्वालिटी को एश्योर करना है। ठीक है, पहली चीज उनकी क्वालिटी को एश्योर करना है। दूसरा क्या करना है, उसको मॉनिटर द इफेक्ट एंड यूज, मॉनिटर द इफेक्ट्स एंड यूज। ठीक है, तो वो किसके अंडर में आएगा आपका, गुड फार्मेसी प्रैक्टिसेस के अंदर में आएगा। नेक्स्ट और क्या हो सकता है, दे मस्ट कंट्रीब्यूट इन द प्रमोशन ऑफ रेशनल एंड इकोनॉमिकल, contribute in the rational and economical। ठीक है, उसे क्या करना है, दे शुड कंट्रीब्यूट इन द रेशनल एंड इकोनॉमिकल प्रिस्क्रिप्शन एंड एप्रोप्रिएट यूज ऑफ मेडिसिन। उसमें इसका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए गुड फार्मेसी प्रैक्टिसेस के अंडर में, ये इसकी मेन रिक्वायरमेंट है। और जो भी आपकी एलिमेंट है फार्मेसी सर्विसेज की, जो पेशेंट के आपका, वो क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। तो ये आपकी मेन क्या है, जो गुड फार्मेसी प्रैक्टिसेस है उसकी मेन रिक्वायरमेंट्स आपकी ये होती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक इज रोल ऑफ फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट का क्या रोल है जीपीपी रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, अभी तो हमने पढ़ा था कि जीपीपी होता क्या है, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस क्या होता है, इसमें क्या उसकी रिक्वायरमेंट होती है। अब फार्मासिस्ट का इसमें क्या रोल होगा, उसको कैसे सेटिस्फाई करेगा जीपीपी रिक्वायरमेंट्स को। जीपीपी स्टैंड्स फॉर गुड फार्मेसी प्रैक्टिसेस। तो फार्मासिस्ट को क्या करना होता है इसमें, तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, फार्मासिस्ट मस्ट एस्टेब्लिश एंड मेंटेन रिलेशनशिप पर्टिकुलरली विद द फिजिशियंस। तो पहला जो इसका जो रोल होता है इसमें फार्मासिस्ट का वो ये होता है कि फार्मासिस्ट को क्या करना है कि जो फिजिशियंस हैं उनके साथ में रिलेशनशिप को मेंटेन करके रखना है। ठीक है, तो मस्ट एस्टेब्लिश रिलेशनशिप विद फिजिशियंस। ठीक है, जो भी फिजिशियंस हैं उनके साथ में इनको अपना रिलेशनशिप को मेंटेन करके रखना है, पहला रोल हो गया। नेक्स्ट क्या होता है इसमें फार्मासिस्ट का रोल, जितने भी कलीग्स फार्मासिस्ट होते हैं उनको सबको साथ में काम करना होता है। जितने फार्मासिस्ट होते हैं साथ में, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही फार्मासिस्ट को पूरा मेंटेन करके रखना है, बाकी जो और भी फार्मासिस्ट हैं उनको साथ में कोलैबोरेट करके काम करना है। तो ऑल कलीग्स फार्मासिस्ट ऑल्सो, ऑल कलीग्स फार्मासिस्ट मस्ट वर्क टुगेदर। ठीक है, और इसका क्या मेन रोल होता है इसमें, जो फार्मासिस्ट होता है दे मस्ट प्रिपेयर स्टोर को प्रिपेयर करना है, उसको सिक्योर करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है और डिस्पोज करना है मेडिसिनल प्रोडक्ट्स को। तो फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है इसमें, और दे मस्ट प्रिपेयर। ठीक है, तो नेक्स्ट रोल क्या हो गया इसमें, जो भी फार्मासिस्ट है आपके हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है उनको प्रिपेयर करना है, स्टोर करना है, सिक्योर करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है और डिस्पोज करना है जो भी आपके मेडिकल प्रोडक्ट्स होते हैं। Then hospital pharmacists also have to provide information about medicine and healthcare products. Medicine and healthcare products.
ठीक है, ये रोल होता ही है इसमें। जो भी आपकी मेडिसिन है, जो भी आपके हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं, उनके बारे में जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपका हॉस्पिटल फार्मासिस्ट ही प्रोवाइड करता है। इसके बाद में आपकी पेशेंट की हेल्थ को मॉनिटर करना, उसके आउटकम्स को देखना, ये भी फार्मासिस्ट का काम होता है। तो दे मस्ट मॉनिटर पेशेंट प्रोग्रेस, दे मस्ट मॉनिटर पेशेंट प्रोग्रेस एंड आउटकम्स, जो भी आउटकम्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा इसका, दे मस्ट एंगेज इन प्रिवेंटिव केयर एक्टिविटीज एंड सर्विसेज, दे मस्ट एंगेज इन ये जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होते हैं, दे शुड एंगेज इन द प्रिवेंटिव केयर एक्टिविटीज़ जो होती है, सर्विसेज जो होती हैं, उनमें ये बिजी रहते हैं, एंगेज रहते हैं सारे। ठीक है, दे मस्ट सपोर्ट नेशनल पॉलिसी that promotes improved health outcomes, ठीक है, they must comply with national professional obligation, guidelines and legislations। ठीक है, तो ये इनके फार्मासिस्ट के मेन रोल हो गया, किसमें आपका जीपीपी में। तो गुड फार्मेसी प्रैक्टिसेस, तो फार्मासिस्ट का क्या रोल है, तो आपका सपोर्ट, यहाँ से एक बार देख लेते हैं दोबारा से, एस्टेब्लिश रिलेशनशिप विद द फिजिशियन, जो फिजिशियंस उनके साथ में अपने रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करना है। ठीक है, जो कलीग फार्मासिस्ट होते हैं उनको साथ में काम करना है, उसके बाद में फार्मासिस्ट को प्रिपेयर करना है, स्टोर करना है, सिक्योर करना है, डिस्ट्रीब्यूट और डिस्पोज करना जितने भी मेडिकल प्रोडक्ट्स होते हैं। देन दे हैव टू प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन अबाउट द मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। उसके बाद में दे हैव टू मॉनिटर पेशेंट प्रोग्रेस एंड आउटकम्स, पेशेंट की प्रोग्रेस और आउटकम्स को भी क्या करना है, मॉनिटर करना है। दे मस्ट एंगेज इन प्रिवेंटिव केयर एक्टिविटीज़ एंड सर्विस, प्रिवेंटिव केयर एक्टिविटीज़ में इंगेज होना है। इसमें जो सर्विसेज होती है, नेशनल पॉलिसी को सपोर्ट करना है जो कि आपकी हेल्थ आउटकम्स को इम्प्रूव कर रही है। दे मस्ट कंप्लाई विद द नेशनल प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस, गाइडलाइंस एंड लेजिस्लेशंस, उनको भी कंप्लाई करना है। ठीक है, अब कुछ एलिमेंट्स हैं, मेन एलिमेंट्स ऑफ जीपीपी, ठीक है। गुड फार्मेसी प्रैक्टिस है, इसके क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इसकी हम बात करें तो मेन क्या है इसमें एलिमेंट होते हैं। पहला आपका होता है इसमें हेल्थ प्रमोशन एंड इलनेस के बारे में, हेल्थ प्रमोशन एंड इलनेस। ठीक है, इसमें क्या होता है, हेल्थ प्रिवेंशन होता है, प्रोविजन होता है, जनरल एडवाइस वगैरह देते हैं इसमें हेल्थ सर्विसेज के लिए, हेल्थ प्रमोशन के लिए। ठीक है, दूसरा इसमें होता है आपका सप्लाई एंड द यूज़ ऑफ प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन एंड अदर हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, जो आपके प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन है उनके यूज़ की सप्लाई और जो अदर हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी जो सप्लाई हो रही है वो इसमें उनके बारे में आपका जीपीपी में आता है पूरा। नेक्स्ट है आपका इसमें इन्फ्लुएंसिंग प्रेस्क्राइबिंग एंड मेडिसिनल यूज। ठीक है, इसमें आपका सप्लाई वाले पॉइंट में आपके और भी कई सारे आएंगे, जैसे कि आपका प्रिस्क्रिप्शन है उसका असेसमेंट करना, जो सोर्सेज हैं आपके मेडिसिन के उसका उनका असेसमेंट करना। तो ये जीपीपी के मेन एलिमेंट्स हैं कि ये सारी हमें इसमें जीपीपी में इनके बारे में सारा जीपीपी में इंक्लूड होता है। गुड फार्मेसी प्रैक्टिसेस में हमको हेल्थ के बारे में ध्यान रखना है, हेल्थ प्रमोशन हो इसमें, इलनेस के बारे में, और सप्लाई हो रही जो प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन की जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं उनकी सप्लाई के बारे में करना है, और इन्फ्लुएंस करना है प्रेस्क्राइबिंग और मेडिसिनल यूज़ को, इन्फ्लुएंस करना है। ऐसे सारे से पॉइंट्स इसमें जीपीपी के अंडर आते हैं। तो ये आपका हो गया जीपीपी, गुड फार्मेसी प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हॉस्पिटल फार्मेसी स्टैंडर्ड्स। कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, हॉस्पिटल फार्मेसी स्टैंडर्ड। ठीक है, हॉस्पिटल फार्मेसी कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं आपके। तो पहला उसमें है FIP, पहला हम पढ़ेंगे इसमें FIP। तो FIP स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, इंटरनेशनल। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, FIP। तो हम FIP के बारे में पढ़ेंगे। ये होता क्या, FIP क्या होता है, FIP इसको हम पूरा अगर नाम देखें, FIP बेस्ड
FIP बेसल स्टेटमेंट, ठीक है, ये पूरा FIP बेसल स्टेटमेंट। इसमें ये क्या होता है, दिस इज अ ग्लोबल फेडरेशन ऑफ नेशनल एसोसिएशन ऑफ फार्मासिस्ट, ठीक है, एंड फार्मास्यूटिकल साइंस। ये क्या होता है, ग्लोबल फेडरेशन है, दिस इज अ ग्लोबल फेडरेशन, ये ग्लोबल फेडरेशन है जिसमें क्या आ जाएंगे आपके ऑफ फेडरेशन ऑफ नेशनल एसोसिएशन ऑफ फार्मासिस्ट एंड फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट, ठीक है, फार्मासिस्ट और फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट एंड फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट। तो ये आपका एक ग्लोबल फेडरेशन है, ठीक है। ये पूरे ऑल ओवर फार्मेसी, ऑल ओवर एरियाज ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस में ये क्या है आपका एक्टिव है, इट इज एक्टिव across the all areas of pharmacy practice. Now it initiates and implements, इसने किया है FIP में क्या किया है इसने, FIP क्या किया, इट इनिशिएट्स एंड इम्प्लीमेंट्स न्यूमरस प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम। इसने क्या किए हैं, कई सारे जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं और प्रोग्राम्स हैं उनको क्या किया, इनिशिएट किया है, और क्या किया है, इसको इम्प्लीमेंट किया है। किसके लिए इम्प्लीमेंट किया, टू इम्प्रूव द रिस्पॉन्सिबिलिटीज और टू इम्प्रूव द रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ मेडिसिन। जो मेडिसिन का रिस्पॉन्सिबल यूज़ है उसको इम्प्रूव करने के लिए इसने क्या किया है, कई सारे प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम को इनिशिएट किया है और इम्प्लीमेंट किया है। और जबकि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होते हैं फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड मीट इन बेसल, जो आपके पूरे वर्ल्ड में जो आपके हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हैं वो एक बेसल में मीट हुए थे, जो कहाँ पर हुई थी आपकी, बेसल, इन बेसल, ये आपकी स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड इन 2008, ठीक है। वहाँ पर क्या किया था इन्होंने, टू डिस्कस द फ्यूचर ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, ठीक है। तो एक बेसल होती है, हमारे पूरे वर्ल्ड के जितने भी आपके हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हैं वो एक बेसल में मीट किए थे, कहाँ पर, जो कि आपकी स्विट्जरलैंड में हुई थी। वहाँ पर क्या किया था, दे डिस्कस द फ्यूचर ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी होस्टेड बाय FIP, ठीक है। जो हॉस्पिटल फार्मेसी FIP होस्टेड कर रही है, वहाँ पर क्या किया था, जो हॉस्पिटल का फ्यूचर है हॉस्पिटल फार्मेसी का, उसको यहाँ पर डिस्कस किया था। देन इन 2014 में क्या हुआ था, ये दोबारा से गैदर्ड हुए थे बैंकॉक में, इन बैंकॉक, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, एक अपडेटेड वर्जन लॉन्च किया, दे लॉन्च्ड द अपडेटेड वर्जन ऑफ बेसल स्टेटमेंट, जिसमें कितने थे आपके, जिसमें आपके 65 स्टेटमेंट्स थे, 65 स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो 2014 में बैंकॉक में क्या किया इन्होंने, दे लॉन्च द अपडेटेड वर्जन लॉन्च किया किसका, बेसल स्टेटमेंट का, यहाँ पर जिसमें कितने आपके स्टेटमेंट थे, इसमें 75 स्टेटमेंट थे, बेसल स्टेटमेंट, ठीक है। और ये जो आपके स्टेटमेंट्स हैं, ये जो आपके 65 स्टेटमेंट्स हैं, दे कवर द कुछ फॉलोइंग 6 एरियाज इन्होंने कवर किए थे। कौन कौन से थे वो 6 एरियाज, दे कवर 6 एरियाज, उन्होंने 6 एरियाज कवर किए थे। वो एरियाज कौन कौन से हैं आपके, वो एरियाज हैं आपके, ठीक है। तो ये कुछ उसने 6 एरियाज जो आपके FIP है उसको 6 एरियाज कवर किए हैं। आपका पहला है प्रोक्यूरमेंट, दूसरा आपका इन्फ्लुएंसेस ऑन प्रेस्क्राइबिंग, तीसरा आपका प्रिपरेशन एंड डिलीवरी ऑफ मेडिकेशंस, देन आपका है आपका मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, मॉनिटरिंग मेडिकेशन, देन ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग, ठीक है। ये 6 आपके प्रॉपर एरियाज हैं। इनको क्या किया है कि जो आपके, इनको थीम्स नाम दे दिया गया, ये क्या थीम्स हैं सारे आपके जो आपके हैं, इसमें इनको बाद में डिस्कस करेंगे इनको फर्दर हम। अभी इसमें क्या है, जो आपके फार्मेसी है उन्होंने प्लान किया कुछ इमरजेंसी मेडिसिन शॉर्टेज इमरजेंसी से कुछ 7 राइट्स के बारे में बताया है। तो कुछ 7 राइट्स आपके इस तरह से हैं, वो आपके 7 राइट्स, ठीक है। ये कुछ 7 राइट्स हैं, कौन कौन से 7 राइट्स हैं आपके, राइट पेशेंट है, राइट पेशेंट,
ठीक है। राइट पेशेंट मीन्स आपने जो भी आप पेशेंट को कंसिडर कर, वो इट शुड बी राइट, कि ऐसा नहीं कि आप हेल्दी पर्सन के ऊपर अपना डोजिंग वगैरह कर रहे हैं, हेल्दी पर्सन को दे रहे हैं, आप उसको डायग्नोज नहीं कर पा रहे प्रॉपर कि वो एक्चुअल में है कि नहीं पेशेंट। ठीक है। उसके बाद में आपका राइट मेडिसिन, कि जो भी पेशेंट है उसको डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग उसको प्रॉपर राइट मेडिसिन होनी चाहिए, उसमें राइट डोज, जो भी मेडिसिन हम दे रहे हैं उसकी राइट डोज होनी चाहिए, राइट रूट, मतलब किस रूट से, प्रॉपर राइट रूट के थ्रू वो डोज देनी चाहिए, राइट इन्फॉर्मेशन, उसको ड्रग्स की पर्टिकुलर राइट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, राइट डॉक्यूमेंटेशन, जो भी आप डॉक्यूमेंटेशन या रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं वो भी राइट होना चाहिए, और राइट टाइम, कि किस टाइम पे पर्टिकुलर उसको जो भी डोजिंग वगैरह करनी वो टाइम उसका राइट होना चाहिए। तो ये आपको, ये चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। अब ये जो आपकी है, इसमें ये जो आपके एरियाज थे इनको हमने क्या बोला गया है, थीम्स बोला गया है। थीम्स बोला गया है इनको, थीम्स। ठीक है। तो थीम 1, थीम 2, थीम 3, 4, 5, 6 है। ठीक है। FIP के अंदर आपका इंटरनेशनल फेडरेशन है आपका, इसके अंदर आपके 6 थीम्स आते हैं, इट कवर 6 थीम्स आपके। तो पहला आपका इसमें एक एक से डिस्कस करेंगे इसको। तो पहला थीम है आपका प्रोक्यूरमेंट। प्रोक्यूरमेंट मीन्स मतलब क्या होता है, आपका रख रखाव, कि जो भी आपकी मेडिसिन वगैरह हैं FIP के अकॉर्डिंग जो भी आपकी मेडिसिन वगैरह है वो उसको किस तरह से उसको स्टोर करके रखना है, इसका रख रखाव कैसा है। तो इसमें जो मेडिसिन है आपके, जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं आपकी मेडिसिन, उनको किस तरह से उसको प्रॉपर तरीके से स्टोर करके रखना है उसको। ठीक है। उसकी क्वालिटी को एश्योर करना है, जो भी उसकी क्वालिटी उसको एश्योर करके रखना है, और प्रोवाइड्स एक्यूरेट टाइमलीनेस, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो उसको टाइमली उसको प्रोवाइड करनी है। तो पहला आपका आ जाता है इसमें प्रोक्योरमेंट। नेक्स्ट थीम आपकी जो है इन्फ्लुएंसेस ऑन प्रेस्क्राइबिंग। ठीक है। प्रेस्क्राइबिंग पर इन्फ्लुएंस देना है, तो इट शुड यूटिलाइज मेडिसिन फॉर्मूला। यहाँ पे आपको क्या होता है, एक मेडिसिन फॉर्मुलरी सिस्टम को अप्लाई करना होता है। जो भी आप इसमें प्रिस्क्रिप्शन करते हो तो उसके लिए क्या होता है, एक मेडिसिनल फॉर्मुलरी सिस्टम होता है, उसके बेस पे हम क्या करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन करते हैं इसमें। ठीक है। तो जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होता है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट इज अ की मेंबर होता है फार्मेसी का, जो वो बताता है कि किस मेडिसिन को रखना है, या किस मेडिसिन को किस मेडिसिन से रिप्लेस करना है उसको, या कौन सी मेडिसिन अब उसको फर्दर यूज़ नहीं करना, उसकी जगह में हम कौन सी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका एक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट ही बताता है। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग डिसीजन, जो थेराप्यूटिक डिसीजन मेकिंग होती है वो भी आपका हॉस्पिटल फार्मासिस्ट ही लेता है। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट शुड कंट्रीब्यूट एंड टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन अबाउट मेडिसिन्स। ठीक है। मेडिसिन्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको ट्रांसफ़र करता है आपके हेल्थ केयर, जो भी आपके हेल्थ केयर्स होते हैं वहाँ पर आपके उसकी मेडिसिन के बारे में उसकी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है। ठीक है। तो ये आपका हो गया इन्फ्लुएंसेस ऑन प्रेस्क्राइबिंग, सेकंड थीम। अब थर्ड थीम आती है आपकी इसमें प्रिपरेशन एंड डिलीवरी ऑफ मेडिकेशंस। अब मेडिकेशंस की प्रिपरेशन करना और उसकी डिलीवरी करना, ये भी आपका एक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का ही रूल है, और FIP के अंडर आपका ये भी थीम थर्ड में आता है, प्रिपरेशन एंड डिलीवरी ऑफ मेडिकेशन। तो इसमें क्या होगा, जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और ही और शी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेडिकामेंट्स। जो भी आपकी मेडिसिन है, ड्रग्स से जो प्रिपरेशन हो रही है उसके लिए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट ही रिस्पॉन्सिबल होता है, और उसका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन होता है किसमें, स्टोरेज में, प्रिपरेशन में, जो भी मेडिकामेंट्स है उसका स्टोरेज में, उसकी प्रिपरेशन में, और जो भी आपका इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्पेंसिंग होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो आपका सारा हॉस्पिटल फार्मासिस्ट ही करता है। तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट शुड आल्सो इन्वॉल्व इन डिटरमाइनिंग विच मेडिसिन्स आर इंक्लूडेड इन वार्ड स्टॉक। ये जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होते हैं, दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू डिसाइड दैट विच मेडिसिन हैज़ टू बी डिलीवर्ड इन द वार्ड, कि किस वार्ड में कौन सी मेडिसिन जानी है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसमें नेक्स्ट थीम है मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें क्या आएगा आपका एडमिनिस्ट्रेशन में, तो जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है उसको देखना है कि किसी को एलर्जीज तो नहीं हो रही, एडमिनिस्ट्रेशन देखना है उसको, मतलब उसको सारी चीज़ें जो है उसको कंट्रोल में रखना है, और ये उसको ऑब्जर्व करना है बार बार कि कुछ मेडिसिन से एलर्जीज तो नहीं हो रही है इसमें, या फिर कोई ड्रग इंट्रैक्शन तो नहीं हो रहा है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन तो नहीं हो रहा है, पोस्ट एडवर्स इफेक्ट तो नहीं हो रहे हैं इसमें, आपके पास्ट कोई एडवर्स इवेंट तो नहीं है। ये सब चीज़ों को उसको रिकॉर्ड करना है, उसको इंश्योर करना है कि जो मेडिसिन वो प्रॉपर पैकेज्ड है कि नहीं, पूरी पैक है कि नहीं, लेबल्ड है कि नहीं, इसमें वो किसी डोज से, किसी कम डोज से, ज़्यादा डोज से कुछ रिस्क तो नहीं हो रहा है बॉडी में, तो उसको मेडिकेशन को क्या करना है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन करना है। देन
नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, नेक्स्ट थीम आती है इसमें मॉनिटरिंग मेडिकेशंस। अब मेडिकेशंस को मॉनिटर करना, रिपोर्ट करना है कि जो भी आपकी जो मेडिसिन है यू प्रैक्टिस में है वो सेल्फ असेस्ड है कि नहीं, वो प्रॉपरली आपकी दी जा रही है कि प्रॉपरली रिजल्ट दे रही है कि नहीं, तो ये आपका किसमें आ जाएगा, मॉनिटरिंग मेडिकेशन में आ जाएगा। उसके बाद में आपका लास्ट आता है इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग जो होता है आपका ट्रेनिंग डेवलपमेंट, इसमें भी आपका नेशनल लेवल पे आपके हॉस्पिटल फार्मासिस्ट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके, वो एंगेज करते हैं हेल्थ अथॉरिटीज़ को, आपस में साथ में लेकर आते हैं, जो स्टेक होल्डर्स वगैरह होते हैं आपके, उनको कोलैबोरेटली इस तरह से कुछ रिसोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं, उनकी ट्रेनिंग करवाते हैं कि फर्दर जो भी आपके एविडेंसेस वगैरह आए हों या न्यू रिसर्च वगैरह हो मेडिसिन में, तो उसके लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है और सपोर्ट किया जाता है उसको, उसकी मेडिसिन का यूज़ किस तरह से हो रहा है उसका पूरा इसमें सपोर्ट होता है। तो ये आपके कुछ थीम्स है, 6 थीम्स हैं जो कि FIP इसमें कवर कर रहा है, जो इंटरनेशनल फेडरेशन है वो सारी ये 6 थीम्स को कवर कर रहा है। नेक्स्ट है आपका ASHP। ठीक है, अब ASHP क्या होता है, अभी आपके ये इस ऑर्गेनाइजेशन से चल रहे हैं आपके ह्यूमन, जो आपके हेल्थ केयर जो भी है इसमें आपके जो हॉस्पिटल फार्मेसी स्टैंडर्ड्स आपका FIP हो गया, इसमें आपका नेक्स्ट है ASHP है। ASHP स्टैंड्स फॉर अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेल्थ सिस्टम फार्मासिस्ट। तो ये कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। तो ये क्या होता है आपका ASHP क्या होता है, एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ ऑल्सो अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जो क्या करता है, इट रिप्रेजेंट्स फार्मासिस्ट हु सर्व एज अ पेशेंट केयर, सर्व एज अ पेशेंट केयर। ठीक है, क्या होते हैं या ये क्या है आपका ASHP क्या है, एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर क्या होता है आपका, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपका ये ऑर्गेनाइजेशन, इट रिप्रेजेंट द फार्मासिस्ट, उन फार्मासिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है हु सर्व एज अ पेशेंट केयर प्रोवाइडर्स, जो पेशेंट केयर प्रोवाइडर्स होते हैं हॉस्पिटल्स में और अदर हेल्थ केयर सेटिंग्स में, उनको ये रिप्रेजेंट करता है का। ठीक है, जो इसके लिए अब मिनिमम कोई फार्मासिस्ट के लिए मिनिमम कौन कौन से स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड होते हैं, तो कुछ स्टैंडर्ड है, मिनिमम स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड टू द फार्मासिस्ट अकॉर्डिंग टू ASHP, जो मिनिमम स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड होते हैं फार्मासिस्ट के लिए वो यहाँ है, मिनिमम स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड टू द फार्मासिस्ट। कौन कौन से स्टैंडर्ड होते हैं इसमें, तो पहला इसमें आपका है, हम बात करें जो भी आपके जो फार्मासिस्ट है आपका हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है, तो सबसे पहले दे शुड हैव द प्रॉपर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन एंड फार्मेसी डिपार्टमेंट। जो भी आपके हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है उनको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, ऑफ अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर नॉलेज ऑफ understanding of healthcare institution and pharmacy departments तो पहला इसमें क्या इसकी मिनिमम स्टैंडर्ड होता है, इसमें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए फार्मासिस्ट को, प्रॉपर नॉलेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन की और फार्मेसी डिपार्टमेंट की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए इसमें। दूसरा इसमें क्या होना चाहिए, दे ऑल्सो हैव अ प्रॉपर नॉलेज ऑफ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसकी होनी चाहिए इसमें, ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या क्या ड्यूटीज़ हैं उनकी और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक है, ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की इसमें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। देन इसमें और किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, दे शुड हैव प्रॉपर नॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल टर्म्स, जो फार्मास्यूटिकल टर्म्स हैं, एब्रीविएशन है, सिंबल्स हैं। ठीक है, फार्मास्यूटिकल टर्म्स, फार्मास्यूटिकल टर्म्स, ठीक है, एब्रीविएशन, सिंबल्स जो रेगुलरली यूज्ड हो रहे हैं, रेगुलरली यूज्ड। ठीक है, तो इन चीज़ की उसको नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद में और क्या होना चाहिए उसको नॉलेज, दे शुड हैव प्रॉपर नॉलेज ऑफ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन्स, ठीक है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं ड्रग्स और मेडिसिन के बारे में उनको पता होना चाहिए, और उनको पता होना चाहिए जनरल केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग्स, ये पता होना चाहिए उनको। और
जो वेट वॉल्यूम ऑपरेशंस होते हैं, जो वेट, कितना वेट लेना है, कितना वॉल्यूम लेना है हमें ड्रग का, वो पता होना चाहिए। वेट वॉल्यूम, दे शुड हैव नॉलेज ऑफ वेट वॉल्यूम ऑपरेशंस, ठीक है। दे शुड हैव द एबिलिटी टू कैरी आउट द अर्थमेटिक कैलकुलेशंस, हैव एबिलिटी टू कैरी आउट अरिथमेटिक कैलकुलेशंस, ठीक है, ये पता होना चाहिए उनको। ड्रग डोजेस की नॉलेज होनी चाहिए, ड्रग डोजेस कितनी डोज देनी है, ड्रग डोजेस, ठीक है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस रूट से उसको देना है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और उनको नॉलेज होनी चाहिए कि जो स्टेराइल प्रोडक्ट्स होते हैं, पेरेंटल प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके साथ में स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग जो होते हैं आपके, स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग एंड पेरेंटल मिक्सचर जो होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड पेरेंटल मिक्सचर्स, ठीक है। तो ये सारी उनको पता होना चाहिए, ये जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं एक फार्मासिस्ट के लिए, ठीक है। ये सारी इन चीज़ों की उनको नॉलेज होनी चाहिए प्रॉपर चीज़, ये स्टैंडर्ड्स उनको फॉलो करने होते हैं। नेक्स्ट है हमारा NQAS। दूसरा हमारा नेक्स्ट स्टैंडर्ड है, वो क्या होता है आपका, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड, NQAS स्टैंडर्ड। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, तो इट हैज़ बीन डेवलप्ड विद एमिंग ऑफ, इसका मेन एम क्या है, एमिंग ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द गुड परफॉर्मिंग फैसिलिटीज़। इनका एम क्या होता है कि गुड परफॉर्मिंग फैसिलिटीज़ को रिकॉग्नाइज करना, ठीक है, पहचानना उनको, एज वेल एज इम्प्रूविंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ पब्लिक हॉस्पिटल्स। पब्लिक हॉस्पिटल गुड जो फैसिलिटीज़ है उनको रिकॉग्नाइज करना, और जो आपके पब्लिक हॉस्पिटल्स में जो क्रेडिबिलिटी है उसको इम्प्रूव करना। तो इसकी क्या होता है, इनका एम क्या होता है, इसका मेन एम होता है रिकॉग्नाइजिंग द good performing facilities, the good performing facilities as well as improving credibility, ठीक है। तो जो आपका NQAS होता है, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड होता है आपका, उसका मेन एम क्या होता है, वो रिकॉग्नाइज करता है, रिकॉग्नाइजिंग द गुड परफॉर्मिंग फैसिलिटीज़ को रिकॉग्नाइज करता है, एज वेल एज इम्प्रूविंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ पब्लिक हॉस्पिटल्स इन कम्युनिटी, और जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं उनकी क्रेडिबिलिटी को इम्प्रूव करता है, ठीक है। ये इसका मेन एम हो गया। अब जो NQAS होते हैं आपके, NQAS आर करेंटली अवेलेबल, किसके लिए अवेलेबल होते हैं ये, करेंटली अवेलेबल फॉर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, CHCs, ठीक है, PHCs और अर्बन PHCs एंड अर्बन PHCs, ठीक है। इनके लिए ये जो NQAS है वो हमेशा अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। अब इसका जो कंसर्न होता है, जो इनका NQAS का जो मेन कंसर्न होता है वो कहाँ होता है, तो NQAS कंसर्न्स क्या होता है, इसका मेन कंसर्न्स क्या होता है इनका, तो NQAS का कंसर्न होता है ब्रॉडली अरेंज्ड अंडर 8 एरियाज, कुछ 8 एरियाज होते हैं, उनके लिए मेन कंसर्न होता है, देयर आर 8 एरियाज, कंसर्न फॉर 8 एरियाज। वो 8 एरियाज क्या है, तो आपका NQAS कंसर्न आपका मेन 8 एरियाज कौन से होते हैं, एक तो होता है आपका सर्विस प्रोविज़न, ठीक है। सर्विस प्रोविज़न में जो भी सर्विस है आपके फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी से रिलेटेड जो भी सर्विस है उसके लिए क्या क्या प्रोविजंस होते हैं, तो उनके लिए कंसर्न है। पेशेंट राइट्स, पेशेंट के क्या क्या राइट्स होते हैं, इनपुट्स क्या क्या इनपुट्स आ रहे हैं, क्लिनिकल केयर क्या क्या हो रही है इसमें, इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए है, सपोर्ट डिवाइसेज, जो डिवाइसेज रहते हैं सपोर्ट करने के लिए, क्वालिटी मैनेजमेंट और आउटकम क्या क्या आ रहा है। तो ये आपके 8 कंसर्न एरियाज होते हैं। यहाँ पर आपका जो NQAS है वो आपका अरेंज्ड है, ठीक है। और क्या होता है इसमें NQAS का मेन रोल की हम बात करें इसमें,
तो ये क्या करता है आपका, इट फॉर्मुलेट्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, इट फॉर्मुलेट्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, ठीक है, किसके लिए, टू एश्योर द सेफ्टी ऑफ पेशेंट एंड क्वालिटी ऑफ केयर, ठीक है। ये कुछ पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करता है, प्रोसीजर्स को फॉर्मुलेट करता है, जो किसके लिए बनी होती हैं, आपके पेशेंट की सेफ्टी के लिए और पेशेंट केयर के लिए, ठीक है। जो केयर है उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए आपका एनक्यूएस का ये आपका मेन रोल हो गया, ये हो गया आपका एनक्यूएस। अब नेक्स्ट आता है आपका एनएबीएच, नेक्स्ट टॉपिक है आपका एनएबीएच एक्रीडिएशन एंड रोल ऑफ फार्मासिस्ट, एनएबीएच एक्रीडिएशन और उसमें आपका फार्मासिस्ट का क्या रोल है, एंड एक्रीडिएशन एंड रोल ऑफ फार्मासिस्ट, ठीक है। एनएबीएच एक्रीडिएशन और फार्मासिस्ट का इसमें क्या रोल होता है। सबसे पहले बात इसमें एनएबीएच क्या होता है, तो एनएबीएच की फुल फॉर्म क्या होती है, इसमें नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर, ठीक है। ये जो आपका एनएबीएच एक्रीडिएशन क्या होता है, नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर, हॉस्पिटल और हेल्थ केयर के लिए जो नेशनल एक्रीडिएशन दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनएबीएच, ठीक है। ये आपका कब डेवलप होता है, स्टार्टेड कब हुआ था, ये इन द ईयर 2005 में ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है, ईयर 2005 में ये स्टार्ट हुआ था। और ये जो किसके द्वारा डेवलप किया गया था, तो डेवलप्ड बाय द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, QIC, ठीक है। इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया था, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया था, QIC के द्वारा, इसको एनएबीएच को। ये जो एक्रेडिटेशन प्रोग्राम है किस इंटेंशन से डेवलप किया गया था, तो इनका इंटेंशन क्या था, टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन। तो इनका क्या इंटेंशन है, इंटेंट टू इम्प्रूव द दिस जो आपका एक्रेडिटेशन प्रोग्राम है इसका इंटेंशन क्या है, टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद में ये क्या होता है, इट इज़ द हाईएस्ट बेंचमार्क फॉर क्वालिटी ऑफ हॉस्पिटल्स इन इंडिया। ये एक हाईएस्ट बेंचमार्क होता है, बेंचमार्क मतलब इसका कि एक ग्रेड होता है इसका, जो भी आपके हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन से इंडिया में उसके लिए हाईएस्ट ग्रेड होता है इसमें। तो इट इज़ द हाईएस्ट बेंचमार्क फॉर क्वालिटी ऑफ हॉस्पिटल्स, ठीक है। हॉस्पिटल की क्वालिटी के लिए ये एक हाईएस्ट बेंचमार्क है, ठीक है। तो ये आपका कोई जनरल इंट्रोडक्शन हो गया एनएबीएच का। अब इसमें कुछ क्वालिटी इंडिकेटर्स होते हैं, इसमें जो आप इसके जिसके बेस पे आपको जो एक्रेडिटेशन दिया जाता है उसके कुछ क्या होते हैं, इसमें कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। तो क्वालिटी इंडिकेटर्स, ठीक है। तो क्वालिटी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, दीज आर द सेट ऑफ कुछ फंक्शनल पैरामीटर्स के सेट होते हैं। तो दीज आर द सेट ऑफ फंक्शनल पैरामीटर्स के, फंक्शनल पैरामीटर्स को सेट होते हैं। क्या क्या होगा इसमें आपका, जो आपका गाइडलाइंस प्रोवाइड कर, इसमें कौन कौन से होंगे आपके, पहले तो आपका इसमें एनएबीएच प्रोवाइड गाइडलाइंस टू सेट अप पेशेंट एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट,
ठीक है। दूसरा इसमें आपका और क्या होते हैं इसमें, फॉर द बेनिफिट्स ऑफ, फॉर बेनिफिट्स ऑफ पेशेंट एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं आपके, ये इन ट्रेनिंग जो आपका जो NABH ये क्या कर रहा है आपका, NABH ये प्रोवाइड कर रहा है, प्रोवाइड्स, ये आपके पैरामीटर्स कुछ प्रोवाइड करता है ये वाले, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें आपका होगा इसमें फॉर द इन ट्रेनिंग ऑफ हैंड हाइजीन की ट्रेनिंग, और फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग, ठीक है। देन आपका जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, बेसिक लाइफ सपोर्ट के लिए। तो क्या क्या प्रोवाइड करता है आपका ये जो NABH है आपका, हॉस्पिटल मैनेजमेंट को, पेशेंट हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए किसमें पैरामीटर होता है आपका, और पेशेंट एम्प्लॉयज मैनेजमेंट के बेनिफिट के लिए क्या क्या होना चाहिए वो एक पैरामीटर होता है। ट्रेनिंग जो हैंड हाइजीन और फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग के लिए इसमें होता है, और बायोमेडिकल जो वेस्ट है उसका मैनेजमेंट किस तरह से करना है। तो ये सारे कुछ फंक्शनल पैरामीटर्स होते हैं इसके NABH के। अब बेनिफिट्स क्या होंगे इसमें, एक्रेडिटेशन के बेनिफिट्स क्या है, तो बेनिफिट्स ऑफ एक्रेडिटेशन, ठीक है। तो इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं एक्रेडिटेशन के, जो एक्रेडिटेशन है तो क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं इसमें, तो इसमें सबसे जो मेन आपका जो बेनिफिशियरी होना चाहिए आपका पेशेंट होना चाहिए। तो पेशेंट आर द लार्जेस्ट बेनिफिशियरी, ठीक है। जो पेशेंट्स का इसमें मेन बेनिफिट होना चाहिए, उसमें उसका जो एक्रेडिटेशन मिल रहा है उसके बाद में जो भी इम्प्लीमेंटेशन करना है पेशेंट केयर के लिए इम्प्लीमेंटेशन करना है। कुछ एक्रेडिटेशन स्टैंडर्ड्स होते हैं वो गुड क्लिनिकल आउटकम्स के लिए मेनली फॉलो किए जाते हैं इसमें, ठीक है। ये पेशेंट को साइड इसमें क्या होता है, मेन जो बेनिफिशियरी है आपकी पेशेंट्स होते हैं, पेशेंट बेनिफिशियरी। इसमें इम्प्लीमेंटेशन जो होता है आपका, इम्प्लीमेंटेशन किसके लिए होना चाहिए आपका, पेशेंट केयर के लिए इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, पेशेंट केयर, ठीक है, पेशेंट केयर के लिए इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए इसमें। और आपका इसमें जो एक्रेडिटेशन स्टेटस है वो क्या करता है, एक प्रॉमिसिंग मार्केटिंग एडवांटेज प्रोवाइड करता है, प्रॉमिसिंग मार्केट एडवांटेज, ठीक है। तो ये बेनिफिट हो गया एक्रेडिटेशन का। अब आपका नेक्स्ट आता है इसमें रोल ऑफ फार्मासिस्ट, ठीक है। फार्मासिस्ट का क्या रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन NABH एक्रेडिटेशन, तो फार्मासिस्ट का क्या रोल है NABH एक्रेडिटेशन में, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन NABH एक्रेडिटेशन, ठीक है। फार्मासिस्ट का क्या रोल है NABH एक्रेडिटेशन का रिएशन में, ठीक है। तो पहला रोल है इसमें ये क्या करता है, इंसिडेंस ऑफ डिस्पेंसिंग एरर्स बताता है इसमें कितना इंसिडेंस है डिस्पेंसिंग एरर्स में, इंसिडेंस ऑफ डिस्पेंसिंग एरर्स। दूसरा आपका इसमें परसेंटेज ऑफ वेस्टेज ऑफ ड्रग, कितना ड्रग्स का वेस्टेज हो रहा है, परसेंटेज ऑफ वेस्टेज ऑफ ड्रग्स, ठीक है। देन उस बताता है इसमें परसेंटेज ऑफ मेडिसिन, ठीक है। देन इसमें आपको बताता है परसेंटेज ऑफ स्टॉक, ठीक है, स्टॉक मेडिसिन के बारे में बताता है ये फार्मासिस्ट। और उसके बाद आपका परसेंटेज ऑफ मेडिसिन प्रोक्योर्ड थ्रू लोकल परचेज, ठीक है। तो ये फार्मासिस्ट का रोल है NABH के एक्रेडिटेशन में, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है जो हॉस्पिटल फार्मेसी में, पहले ही आपका फर्स्ट टॉपिक है हॉस्पिटल फार्मेसी, इसके दोनों चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए।